An infinite long positively charged wire has a linear charge density lambda. An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. अब deduce expression of kinetic energy of electron और दूसरा plot a graph of kinetic energy of electron as a function of linear charge density. तो बेटा जैसा क्वेश्चन पेपर में लिखा था वैसा ही क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, देखो एक इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ये रहा बेटा इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, पॉजिटिवली चार्ज वायर, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस तरीके से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे बेटा ये वायर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो इस सर्कल का जो प्लेन होगा वो इस वायर के ऐसे क्या हुआ बेटा, परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। अब ये डिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा वायर पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द वायर, ठीक है। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन पर वायर की तरफ एक क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स। अब सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हमें चाहिए सेंटीपिटल फोर्स। अब बात आती है यहां पर सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो बेटा इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने तुम्हें अभी बताया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, गिवन भी है, और आर मान लो यहां से यहां तक के क्या हो गए, डिस्टेंस हो गए बेटा, आर रेडियस हो गए। तो इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया। तो दिस फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द वायर, वायर पर लगने वाला ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चार्ज तो आएगा इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेंटर पर लगने वाला ये क्या हो गया बेटा, फोर्स हो गया, एंड दिस फोर्स इज सेंटीपिटल फोर्स। तो बेटा यहां पर जो सेंटीपिटल फोर्स हो गया mv² बाय आर, वो क्या हो गया, वो इसके बराबर हो गया क्या, ई लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो mv² क्या हो गया, mv² हो गया ई लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं दो तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हाफ mv², और हाफ से क्या हुआ ई लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये किसका फॉर्मूला है बेटा, अब ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, ई लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया, कौन से क्वेश्चन का, कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस क्वेश्चन के आधार पर जो फॉर्मूला होगा बेटा, एक्सप्रेशन होगा, वो क्या होगा, ई लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा क्वेश्चन, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बेटा हमें फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर चार्ज डेंसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो ग्राफ ऐसे होगा। बात समझ में आई बेटा। तो ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। किस कॉन्सेप्ट पर ये सोल्व हो गया बेटा, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और वायर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो वायर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से, ई लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड दिस फोर्स प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन फॉर रिवॉल्विंग अराउंड द वायर।
और यही वो फोर्स है बेटा जो इलेक्ट्रॉन को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, वायर के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमता रहे। ठीक है, इसको करो बेटा। तो देखो बेटा 2018 में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन के थे 3 पार्ट। क्वेश्चन के कितने पार्ट थे बेटा? 3 पार्ट। एक पार्ट में लिखा था ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला ड्राइव कराया था बेटा, डेरिवेशन कराई थी, उस पार्ट में हमें वो डेरिवेशन करनी थी। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में लिखा था प्लॉट ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो मैंने ग्राफ अभी तुम्हें बनाया था बेटा ई आर, और इस तरीके का ग्राफ बनाया था। दूसरे पार्ट में ये ग्राफ बनाना था। और क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में ये लिखा था एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2, जहां पर डिस्टेंस r2 जाता है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग, बेटा हमारा जो कॉन्सेप्ट है फिलहाल वो यहां पर किसके लिए है? इनफाइनाइट वायर के लिए। फाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है, लेकिन ये जो फिलहाल कॉन्सेप्ट चल रही है 12th लेवल पर, ये क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? तो फिलहाल हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो अभी एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, यहां पर Q कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर? R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। और क्योंकि उसने दिया है R2 बड़ा है R1 से, तो इस चार्ज को हमें यहां से यहां लाना, चार्ज को यहां से यहां ले जाना, P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले जाना। ये डिस्टेंस हो गई R2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R2। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ले जाएंगे, ऐसे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट चार्ज को परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 तक लाने का हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। अब वो वर्क डन कैसे निकलेगा ये देखो बेटा। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे। चलो हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं बेटा dr, यहां से यहां तक का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr। ठीक है। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और वायर भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स भी होगा। तो जिस डायरेक्शन में वायर चल रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा? फोर्स भी लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो गया? स्मॉल वर्क डन हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब F बराबर क्या होता है बेटा? QE। F बराबर क्या होता है? QE। तो यहां से ये होगा QE डॉट dr। अब हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट हटाकर क्या आ जाएगा? E dr cos थीटा, और थीटा यहां पे क्या है? 0। थीटा 0 क्या क्यों है बेटा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और वायर पर लगने वाले फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसलिए cos 0 हो गया। तो ये हो गया QE dr। ये हो गया बेटा स्मॉल वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल वर्क के लिए क्या करना है हमें? अब टोटल वर्क के लिए हमें करना है इंटीग्रेशन। तो हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं बेटा। तो dw का इंटीग्रेशन w आ गया, और इधर हो गया QE dr। अब इसमें से Q बाहर आ गया, और E की जगह हमने लिख दिया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? अब बात आती है ये क्वेश्चन में बेटा तुम्हें अभी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज हो रहा है पिछले क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में भी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसलिए मैं उस एप्लीकेशन के बाद तुम्हें ये क्या करा रहा हूं बेटा? क्वेश्चन करा रहा हूं।
तो Q बराबर हो गया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dr, और लिमिट हमारे पास हो गई R1 से R2। भाई इनिशियल डिस्टेंस R1 और फाइनल डिस्टेंस कितनी R2, तो ये हो गई R1 और ये क्या हो गया R2। अब इसमें से Q बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अब अंदर रह गया 1 बाय R इंटू डी आर। तो बेटा कई बार मैं तुम्हें 11th में दोबारा बता देता हूं, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है log x ऑन बेस ई। ये 1 बाय एक्स के इंटीग्रेशन का क्या है फॉर्मूला है। तो ऐसे बेटा यहां पे क्या हो गया, ये हो गया क्यू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय आर का क्या हो गया log r हो गया बेस ई पर, और लिमिट हो गई R1 से R2। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिमिट पुट करेंगे बेटा। कैसे, r की जगह अपर लिमिट आ गई, अपर लिमिट क्या log R2 माइनस log R1, और अब हम यहां से यूज करेंगे, देखो बेटा log का एक रूल है m बाय n, किस तरीके से लिखते हैं हम इसको, log m माइनस log n। तो कहीं पर log m बाय n लिखा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे log m माइनस log n लिखा है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख दिया बेटा मैंने, q लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया log R2 बाय R1। ये हो गया टोटल वर्क। तो बेटा क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में पूछा था कि इफ द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, देन कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, जहां पर डिस्टेंस r2 r1 से क्या है बड़ा है, छोटा भी बोला जा सकता था, ठीक है ना। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट के साथ ये हो गया वर्क डन। तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने इसलिए कराया क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मैं अभी तुम्हें कुछ और न्यूमेरिकल भी कराता हूं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है बेटा, पूरा बोर्ड तो क्वेश्चन नहीं भर लिया, चलो देखते हैं फिर भी। तो बेटा ये जेई एडवांस्ड 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात आती है कि मैं इसे क्यों करा रहा हूं तुम्हें बेटा। तो एक तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मेंस या एडवांस में भी क्वेश्चन आसान होते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट का जो आधार है, बेस है, वो क्या है 12th क्लास ही है। दूसरी बात बेटा, इन फॉर्मूलों में, इन क्वेश्चनों में जो फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, उसका फॉर्मूला यहां पर क्या होगा, यूज होगा। जो मैं तुम्हें स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन बताई है वो यूज होगी, ठीक है ना। और तीसरी बात बेटा ये है कि कुछ साल से ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जो क्वेश्चन मेंस या एडवांस में आए हुए हैं उनमें से कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन करने क्या बेटा जरूरी है। तो अब आगे देखते हैं। तो बेटा यहां पर दो वायर हैं ऑफ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू ईच अदर। अब उनके बीच में मान लो ये डिस्टेंस यहां से L है, और ये भी डिस्टेंस L है। ऐसे यहां पर ये डिस्टेंस L है, दी नहीं है बेटा, आप अपनी तरफ से L या D कुछ भी मान सकते हो। ये दिया गया कि ये बीच में रखा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा ये जब तक रखा है, मैंने बोला कैप्ट इन इक्विलिब्रियम, ये पार्टिकल जब तक यहां रखे हैं, इन पर नेट फोर्स इस समय क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। अब अगर हम इन पार्टिकल को अलोंग एक्स एक्सिस, ये बोला बेटा मैंने, द चार्ज पार्टिकल आर गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर इन पार्टिकल को अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे या ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, तो क्या दोनों चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन।
या दोनों पार्टिकल अपने डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में कंटिन्यू मूव करेंगे, या प्लस क्यू एग्जीक्यूट SHM और नेगेटिव कंटिन्यू मोशन करेगा बेटा, या नेगेटिव एग्जीक्यूट SHM एंड पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू इट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से बेटा एक या दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, उसका हमें पता लगाना। तो देखो कैसे, क्वेश्चन लिख लेना बेटा, इधर देखो सॉल्यूशन। पहले हम चलते हैं सिचुएशन फर्स्ट में। सिचुएशन फर्स्ट में सिचुएशन फर्स्ट, बेटा ये पहला वायर और ये दूसरा वायर। सपोज पॉजिटिव चार्ज इट डिस्प्लेसमेंट टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट, कुछ तो बोलोगे, तो टुवार्ड्स राइट। मान लो इसको हमने यहां तक डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी थी, l। तो बेटा अब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो गई, l प्लस x हो गई, और इस वायर से डिस्टेंस l माइनस एक्स हो गई। इधर से बढ़ गए, इधर से घट गए, या अगर हम उसको इधर डिस्प्लेस करते तो इधर से डिस्टेंस कम हो जाती, उधर से डिस्टेंस बढ़ जाती। अब क्या होगा बेटा, अब देखते हैं। क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो इसका रिपल्सन ऐसे होगा F1। F1 कितना होगा बेटा, F1 कितना होगा, F1। अब बेटा ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, जो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज है और एक क्या है, लाइन चार्ज। तो बेटा F1 कैसे निकलेगा, F1 निकलेगा QE1। ये फॉर्मूला याद है ना बेटा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F1 हो जाएगा Q और E1। तो बेटा स्ट्रेट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिस्टेंस हो गए। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई अब यहां पर इस पोजीशन पर, ये डिस्टेंस हो गई l प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस r की जगह आ जाएगा l प्लस एक्स। ये तो हो गया बेटा F1। अब सिमिलरली बेटा वायर तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको मतलब ये वायर ऐसे रिपेल करता है और ये वायर ऐसे रिपेल करता है, तो इस पर लगने वाला एक फोर्स ऐसे होगा। ये क्या हो गया, F2। अब F2 क्या होगा बेटा, सिमिलरली F2 भी क्या हो जाएगा, QE2। QE का फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन डिस्टेंस पहले l प्लस एक्स थी और अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l माइनस एक्स। बेटा अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखो कि फोर्स डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर ये डिस्टेंस ज्यादा हुई तो ये फोर्स क्या है, कम है, और यहां पर ये डिस्टेंस l माइनस एक्स कम है तो ये फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो बेटा हमने क्या देखा, हमने देखा कि F2 बड़ा है F1 से, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, नेट फोर्स। तो बेटा नेट फोर्स निकलेगा F बराबर F2 माइनस F1। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, F2 माइनस F1, और इस नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी बेटा, किसकी डायरेक्शन में, क्योंकि F2 बड़ा है तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ F। अब बात आती है कितना लगेगा, उसके लिए बेटा हम F2 में से F1 माइनस करेंगे, तो Q लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 अपॉन l माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन l प्लस एक्स। यहाँ आ गए बेटा, अब आगे सोल्व करते हैं। तो F इक्वल हो गया Q लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लिया,
एल प्लस एक्स माइनस एल प्लस एक्स अपॉन क्या, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बेटा, एल से एल कैंसिल हो गया तो एक्स एक्स 2x हो गया, तो एफ इक्वल हो गया क्यू लैम्डा 2x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो बेटा 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया एफ इक्वल क्यू लैम्डा एक्स ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक आ गया बेटा। अब देखो तो f इक्वल हो जाएगा q लैम्डा x बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है बेटे, एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एल स्क्वायर को कॉमन लेता हूं ऐसे, तो इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब यहां पर तुमसे क्या बोला गया, तुमसे बोला गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब x स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा x क्या है, स्मॉल वैल्यू। तो बेटा सिंस x बहुत छोटा है किससे, l से, तो एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, बहुत छोटी क्वांटिटी को बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो टेंड्स टू 0, वो वैल्यू अत्यंत कम आएगी, नेग्लिजिबल स्मॉल आएगी एंड टेंडिंग टू 0। तो फिर क्या बचा बेटा, अब बचा f इक्वल क्यू लैम्डा एक्स बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो बेटा हमने ये देखा कि यहां पर अब ये सब चीजें क्या है बेटा, ये सब चीजें तो हैं कांस्टेंट, ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट। अब हम देख रहे हैं कि फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के क्या है, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो एक तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या कंडीशन थी बेटा, वो कंडीशन थी F इक्वल माइनस के एक्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM, दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। ठीक है बेटा। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल है और फोर्स नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है बेटा, अपोजिट भी है। तो फोर्स डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल हो और फोर्स उसके क्या हो गया बेटा, अपोजिट भी होगा। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट है। तो इससे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज Q एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं चला, बस ये पता चला कि इफ द पॉजिटिव चार्ज इज गिवन अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब आगे देखो, अब सेम सिचुएशन सेम है बेटा, सेम सिचुएशन, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बस अब क्या हो गया, अब दिस चार्ज इज नेगेटिव। दूसरा चार्ज जो दिया बेटा वो कैसा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज दिया है और ये कैसा चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है। तो अभी हमने पॉजिटिव को डिस्प्लेस करके देख लिया बेटा, अब हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करके और ये देखते हैं कि क्या ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो बेटा, जैसे जैसे अब क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जैसे जैसे चार्ज क्यू उधर जाएगा, मतलब सबसे पहले ये देखो बेटा, वायर नंबर 1 इस पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। ये डायरेक्शन F1 की हो गई। पहले वाले केस में जब ये पॉजिटिव था तो रिपेल कर रहा था, अब की बार क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है। ये डायरेक्शन F1 की हो गई
और ये भी पॉजिटिव वायर है, ये भी इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? F2 की हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे वायर इसके पास आएगा इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसका अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो बेटा यहां पर F2, ये वाला F2 इस F1 से क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं नेगेटिव चार्ज को ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो ये ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और ये कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा भाई? इस बार F2 बड़ा है F1 से, तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन हो गई, नेट फोर्स की डायरेक्शन वो क्या हो गई? F2 की डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही डायरेक्शन किसकी भी है? फोर्स की भी है। मतलब इस बार पार्टिकल को अगर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे तो द पार्टिकल विल नॉट रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा क्योंकि उस पर नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ नहीं लग रहा, बल्कि क्या लग रहा है? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बेटा दिस पार्टिकल इफ डिस्प्लेस्ड इन आइदर डायरेक्शन, राइट या लेफ्ट, इट विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये अपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंटिन्यू क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। तो बेटा इतनी कॉन्सेप्ट के बाद अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन था बोथ चार्ज विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये हो गया नहीं, बोथ चार्ज विल नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोथ चार्ज विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। अब चलते हैं पॉजिटिव चार्ज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड नेगेटिव चार्ज कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही तो निकल कर आया बेटा यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करोगे तो ये ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेट मोशन एग्जीक्यूट करता रहेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करके छोड़ा तो बेटा नेगेटिव चार्ज ऐसे कंटिन्यू क्या करेगा? मूव करेगा। ऐसे छोड़ा तो ऐसे कंटिन्यू क्या करेगा? मूव करेगा, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में नहीं होगा। तो बेटा ये सही हो गया और ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? तो बेटा इस तरीके से यहां पर एक आंसर क्या है? करेक्ट है, और वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ये जेई एडवांस 15 का क्वेश्चन है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हो रही है जो आपने 11th में पढ़ी है, जो आपने अभी अभी किस में पढ़ी है? 12th में पढ़ी है। 11th में किसकी कॉन्सेप्ट पढ़ी है बेटा तुमने? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कॉन्सेप्ट, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है? कि फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहिए, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज के केस में था। ठीक है बेटा, लिखो इसको कि जब तक आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, क्या समझ में आएगा तुम्हारे? अगर मैं क्वेश्चन लिख के बेटा क्या बता दूं कि बेटा एक क्वेश्चन आया था एडवांस में, उसका सॉल्यूशन ये है, तो आपको ये पता ही नहीं चल पाया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, किस तरीके का क्वेश्चन था। तो पहले बेटा सॉल्यूशन से पहले क्या चीज जरूरी होती है? क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिना क्वेश्चन पढ़े बिना क्वेश्चन लिखे हम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? अब देखो बेटा, ये इतना क्वेश्चन में गिवन था, ये सब कुछ, ये डायग्राम वगैरह सब क्या है? गिवन है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के क्या देने? जवाब देने। तो देखो बेटा, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में ही डिफिकल्ट सा है, वैसे क्या है? आसान। ये इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं बेटा। देखो बेटा, वायर की कुछ लेंथ, यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है, बस यही वो लेंथ है विच इज इनसाइड द सेल। बेटा वायर तो वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ का, वायर वैसे तो कितनी लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन उस इनफाइनाइट लेंथ में से कितनी लेंथ इज इनसाइड द सेल? कितनी लेंथ? PQ लेंथ। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है? देखो देखो बेटा, ये P, ये Q, ये पता नहीं, ये पता है R, और ये पता है 60, ये पता है 60।
120 दिया तो 60 हो गया। मान लो बेटा इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं M। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि व्हाट इज द लेंथ PQ। बेटा हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पहले मैं ये देखूंगा कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द शेल। इस शेल के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उस चार्ज का पता। मान लो बेटा यहां से यहां तक इस वायर पे ये चार्ज कितना है, Q है। तो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी, PQ। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू लेंथ PQ। तो बेटा अब जब तक मुझे PQ लेंथ पता नहीं चलेगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि चार्ज कितना होगा इसके अंदर, और जब तक चार्ज पता नहीं होगा तो तब तक मैं क्या नहीं निकाल पाऊंगा, फ्लक्स नहीं निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि पहले हम पता लगाएंगे कि लेंथ PQ कितनी है। तो बेटा आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है OPM, तो इन ट्राइंगल OPM बेटा ये मैं तुम्हें समझा कर क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लगता है ये ट्राइंगल बनाना। बाकी जब हम खुद सोल्व करेंगे तो हमें इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लेकिन मैं बेटा पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैं लिख के समझा कर तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो इसमें बेटा साइन 60 क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, बेस है। तो साइन 60 हो जाएगा PM अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या, R। तो PM बराबर हो गया R साइन 60, और PM जितना ये है उतना ये है। तो देयरफॉर लेंथ PQ कितनी हो गई बेटा, ट्वाइस ऑफ PM, यानी कि ट्वाइस ऑफ R साइन 60। तो 2R साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, √3R आ गया। ये लेंथ PQ आ गई। अब बेटा यहां से देखो, अब हमें ये पता लगाना कि इस पर ये चार्ज कितना है। तो मान लो ये चार्ज Q है, Q और पर यूनिट लेंथ P से Q तक की लेंथ। तो बेटा P से Q तक की लेंथ कितनी हो गई, √3R हो गई। तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया √3R इंटू लैम्डा। अब बाय गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या होता है बेटा, Q/ε0। तो ये हो गया, चार्ज की जगह हमने रख दिया √3R लैम्डा बाय क्या, ε0। ये फ्लक्स होगा बेटा। तो हमें फ्लक्स की दो वैल्यू दी है, एक दी है √3R लैम्डा बाय ε0, एक दी है √2R लैम्डा बाय ε0। तो इससे हमें पता चला बेटा कि ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, और ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये वैल्यू होगी या तो ये वैल्यू होगी। तो हमने जब सोल्व किया तो बेटा हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल कितना, √3R लैम्डा बाय ε0 है। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन अभी क्यों कराया बेटा मैंने, क्योंकि इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट यूज हो रही है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली। और मैंने आज अभी तुम्हें इसी लेक्चर में क्या पढ़ाया, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाया। अब हमारे पास बच्चे दो कंपोनेंट, मतलब दो स्टेटमेंट, और उसने कहा था इज या आर, मतलब एक या से ज्यादा भी स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। हमें दूसरे स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखना चाहिए। देखो बेटा अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले डेरिवेशन कराई थी, समझाया था कि जब हम इस वायर से r डिस्टेंस दूर यहां किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, या नेगेटिव है तो टुवर्ड्स ऐसे होगा। अगर पॉजिटिव है तो अवे ऐसे होगा, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स वायर ऐसे होगा। यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऐसे या ऐसे, वो इस वायर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कितना होगा, E, और पैरेलल कंपोनेंट होगा 0। मतलब बेटा वायर के पैरेलल, ये वायर है, इस वायर के पैरेलल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, 0 होगा। पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यही बात समझते हैं बेटा। अब हमें एक कंपोनेंट दिया, द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट।
बेटा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें जेड कंपोनेंट बताऊं, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इधर होगा, उधर होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा 3D में। लेकिन जेड बेटा जेड डायरेक्शन तो वायर के क्या हो गए, पैरेलल हो गई ना। शुरू में बताया गया था कि वायर इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस। तो बेटा जेड जो एक्सिस है, जेड जो डायरेक्शन है वो वायर के क्या है, पैरेलल है। और मैंने तुम्हें बताया, समझाया, अभी भी समझाया, पहले भी समझाया कि बेटा जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वायर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसे अवे या टुवर्ड्स। लेकिन उसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो बेटा यहाँ पे लिखा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल पॉइंट ऑफ द सेल। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है बेटा, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि जो जेड डायरेक्शन है वो वायर के क्या है, पैरेलल वाली डायरेक्शन है, और पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जो भी होता है, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं इस स्टेटमेंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द वायर नहीं बेटा, नॉर्मल टू द सरफेस अलग वर्ड है, और दो बातें हो रही ना, एक हो रहा नॉर्मल टू द वायर और यहां क्या बोला जा रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये अलग पॉइंट है। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब बात आती है क्यों गलत हो गया। बेटा मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले किसी क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, वहां पर मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर की सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, कंडक्टर। बट इस सेल के बारे में यहां क्या लिखा हुआ है बेटा, इस सेल के बारे में यहां पे लिखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। मतलब बेटा ये नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस नहीं होगा। जबकि इस स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है बेटा, कि नॉर्मल है, नॉर्मल हो भी सकता है, नॉर्मल नहीं भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेल। जो नहीं कि वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सेल के कहाँ हो बेटा, नॉर्मल हो, नॉर्मल टू द सरफेस। समझ में आई ना बात। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल होता है, लेकिन ये तो कंडक्टर है ही नहीं ना, ये तो नॉन कंडक्टर है, तो बेटा ऑलवेज परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो यहां पर बेटा दो स्टेटमेंट सही हैं, और ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन था जिसमें लिखा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो बेटा ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन था जिसमें से दो स्टेटमेंट सही हैं, कभी कभी तीन भी होते हैं और कभी कभी चारों स्टेटमेंट भी सही होते हैं। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज का जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, लाइन चार्ज, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ भी कर सकते हैं, और उस पर आए हुए सीबीएसई में या एडवांस में आईआईटी में क्वेश्चन भी करे बेटा, और हमने देखा कि किस तरीके से उस फॉर्मूले का क्या होता है, यूज होता है। ये हो गया बेटा गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।